Welcome to Khanla Studies again. After a long time we are meeting again. पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव जॉइंट क्रिमिनलिटी यानी संयुक्त दायित्व का सिद्धांत पढ़ा था, जो कि सेक्शन 34 आईपीसी में दिया गया है। कंस्ट्रक्टिव जॉइंट क्रिमिनलिटी से रिलेटेड एक सेक्शन है 149, ये उसी का दूसरा पार्ट समझिए। यहाँ भी जॉइंट लायबिलिटी को डील किया गया है। ये जो सिद्धांत है जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी, इसके पीछे क्या है? When a crime is committed by a group of such persons in furtherance of common intention or in prosecution of common object, each member of such group will be liable for that in the same manner as if it was done by him alone. ये सिद्धांत ये बताता है कि इफ ए क्राइम इज कमिटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एक मॉब के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा अपराध किया जाता है। इसमें दो बातें डील की गई हैं, इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, उनके सामान्य जो आशय था उसको अग्रसारित करने में, उसके फर्दरेंस में उनके द्वारा अपराध किया जाता है, या इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, या उनके सामान्य उद्देश्य को की पूर्ति में कोई अपराध कारित किया जाता है, टू अटेन दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। ये सिद्धांत कहता है कि ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से दायित्वाधीन होगा, विल बी लायबल फॉर दैट इन द सेम मैनर एज इट वॉज डन बाई हिम एलोन। उनको इस प्रकार से डील किया जाएगा जैसे वो अपराध उन्होंने अकेले कारित किया है। तो पिछली वीडियो में सेक्शन 34 इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हम देख चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट जो देखेंगे कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स फॉर अटेनिंग देयर कॉमन ऑब्जेक्ट और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी लायबिलिटी ऑफ द पर्सन्स who are the members of that assembly. The section 149 जो डील करता है, सेक्शन 149 में ये कहा गया है, if an offense is committed by a member of an unlawful assembly, if an offense is committed by any member of unlawful assembly in prosecution of common object of that assembly, पहली लाइन याद कीजिए, if an offense is committed by a member of an unlawful assembly, फर्स्ट वर्ड आया अनलॉफुल assembly, और दूसरा कहा गया इन प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट। यानी 149 ये कह रहा है कि यदि कोई अपराध विधि विरुद्ध जो जमाव है उसके किसी सदस्य के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को पूर्ति हेतु किया जाता है, और ये पार्ट 1 है इसका,
कि देयर इज सम अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर ऑफ दैट असेंबली कमिटेड एन ऑफेंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, अपने समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अपराध किसी एक सदस्य के द्वारा किया गया। यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति सदस्य है, और इसी का सेक्शन का दूसरा पार्ट कहता है सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या किसी ऐसे सदस्य के द्वारा सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू, यानी उस विधि विरुद्ध जमाओं के जो सदस्य हैं यदि वो ये जानते थे। अब यहाँ पर आ रहा नॉलेज, पहले में क्या है, ऑफेंस इज कमिटेड, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, यानी द मेंबर ऑफ द असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य को, अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर है वो जानता था कि अपराध किए जाने की लाइकलीहुड है, संभावना है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों की लाइबिलिटी फिक्स करता है 149 कि एवरी पर्सन who at the time of committing of that offense, at the time of committing of that offense is a member of the same assembly, यानी उस अपराध करने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो कि उस विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य है इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, वो उस अपराध का दोषी है। अगर उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो जो भी व्यक्ति उस कैटेगरी में आ जाए वो उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। ये जान लिए सेक्शन 34, सेक्शन 149 में अंतर क्या है। सेक्शन 34 रूल ऑफ प्रोसीजर है, सेक्शन 149 सब्सटेंटिव ऑफेंस है। ये पहला डिफरेंस अभी से दिमाग में रखिए, इट इज़ ए सब्सटेंटिव ऑफेंस। अब इसमें कुछ वर्ड आए हैं, इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाई एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली? अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड इन सेक्शन 141। सेक्शन 141 आईपीसी में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया, उसको परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, मिनिमम इसमें जो अनलॉफुल असेंबली की सदस्यों की संख्या होगी इट इज़ मिनिमम 5 नंबर्स। उन्हें हम अनलॉफुल असेंबली कब कहेंगे? उन्हें विधि विरुद्ध जमाओ, those persons is designated as unlawful assembly if common object of the persons of that assembly is given under section 141। यानी 141 में जो 5 उद्देश्य दिए गए हैं, अगर वो उन उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य इन 5 या उससे अधिक लोगों का है तो ऐसी असेंबली, ऐसा जमाव ये कहा जाएगा ये अब विधि विरुद्ध हो गया, ये जमाव विधि विरुद्ध जमाव हो गया। अब आगे देखिए, किस इंग्रेडिएंट में हम आते हैं। शॉर्ट में इंग्रेडिएंट्स का ये है 149 को दो हिस्सों, टू इंग्रेडिएंट्स हम ले सकते हैं। सम ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, किसी विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य के द्वारा किसी अपराध का किया जाना। जैसे हमने बताया था कि सेक्शन पढ़ के आपको बताया था 149 में कि पहला पॉइंट, पहला हिस्सा कहता है अपराध कर दिया गया, अपराध किया गया।
विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य के द्वारा, यानी सम ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाई एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। एंड दूसरा पॉइंट है कि जो ऑफेंस किया गया है इसका मतलब क्या है, दैट ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। यानी ये जो विधिवत जमाव था, इसका जो सामान्य उद्देश्य था, उस सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये अपराध किया गया। यानी ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन दी प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द एनी मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। अब इसका जो सेकंड पार्ट आता है, मस्ट बी सच, यानी जो ऑफेंस किया गया, तो सेकंड पार्ट में कहता है कि द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, या पहले में क्या था कि अपराध कारित हो गया, दूसरा हिस्सा कह रहा है या द मेंबर्स ऑफ द असेंबली न्यू, members of that unlawful assembly knew to be likely to be committed। यानी या तो अपराध कर दिया गया या उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य को यह ज्ञान था, नॉलेज थी कि इट इज़ लाइकली टू बी कमिटेड, यानी इस अपराध के किए जाने की संभावना है। यानी अगर उसे नॉलेज थी कि ये अपराध किया जाएगा और वो अपराध किए जाने के समय अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है, तो इस नॉलेज के बेस पर भी वो इसके लिए दोषी माना जाएगा, गिल्टी ऑफ दैट, जो भी अपराध किया गया उसके लिए ये दोषी माना जाएगा, क्योंकि ये जानते हुए, अपराध करने की संभावना को जानते हुए भी वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बना रहा, विधि विरुद्ध जमाव में मौजूद था। तो इस सेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं, वैसे तो कई सेक्शन बांट सकते हैं कि देयर मस्ट बी अनलॉफुल असेंबली, एक विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए, जिसकी परिभाषा सेक्शन 141 में दी गई है। दूसरा है कि कोई आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए किसी सदस्य के द्वारा, और तीसरा और चौथा जो मेन है वो यही है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा कॉमन ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए उसके उद्देश्य में किसी आपराधिक कृत्य का, क्रिमिनल एक्ट का किया जाना, और ऐसा क्रिमिनल एक्ट इट इज़ डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और द मेंबर्स न्यू दैट ऑफेंस लाइकली टू बी कमिटेड। या तो मेंबर है या कोई ऐसा व्यक्ति जो जान रहा है। तो ये दो हिस्से में हम इसे बांटते हैं कि पहला क्या है, एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली का होना और उसके द्वारा आपराधिक कृत्य का किया जाना, और ऐसा आपराधिक कृत्य जो है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किया गया। और दूसरा पॉइंट इसमें कह दिया गया कि आपराधिक कृत्य ऐसा था जिसे सदस्य जानते थे कि इसे किए जाने की संभावना है। तो 149 का जो पहला हिस्सा है, 149 का पहला हिस्सा है, एक वर्ड आया है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। The word in prosecution of common object shows that the offence committed was immediately connected with the common object of unlawful assembly. In prosecution of common object ये क्या शो कर रहा है? That the offence committed, यानी जो अपराध किया गया, was immediately connected
विद द कॉमन ऑब्जेक्ट, इमीडिएटली कनेक्टेड, यानी उसका इमीडिएट रिलेशन था सामान्य उद्देश्य से, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ उसका इमीडिएट रिलेशन था। अनलॉफुल असेंबली का जो उद्देश्य था वो ऑब्जेक्ट और किए गए एक्ट, क्रिमिनल एक्ट में एक सीधा रिलेशन था। देयर वर इमीडिएट रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली एंड द क्रिमिनल एक्ट डन। द वर्ड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट से मतलब ये निकलेगा, इसका स्ट्रिक्ट हम इसे कंस्टिट्यूट करेंगे, इसका नीचे इस तरह का, इट विल बी स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट एज इक्विवेलेंट टू इन ऑर्डर टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्ट। इन प्रोसिक्यूशन का मतलब है इन ऑर्डर टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी इस प्रकार से ये कार्य किया गया ताकि विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों का जो समान उद्देश्य था उसको प्राप्त किया जा सके, जिसे कहते हैं इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। यानी कॉमन ऑब्जेक्ट से इस एक्ट का एक सीधा रिलेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है मेंबर्स न्यू, जो सदस्य हैं वो जानते थे कि दैट ऑफेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड। Offense is likely to be committed in prosecution of the common object. अब यहाँ पर आ गया नॉलेज। आप जानते हैं लॉ में इंटेंशन एंड नॉलेज एंड एक्ट डन। एक्ट डन में पहला पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट नॉलेज की बात करता है। द वर्ड न्यू यानी मेंबर्स न्यू इंडिकेट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, यानी जो व्यक्ति उस विरुद्ध जमाओं का सदस्य था वो उसके मस्तिष्क में क्या था, स्टेट ऑफ माइंड क्या था, यानी उसका इंटेंशन क्या था। यहाँ क्या कहा जा रहा, स्टेट ऑफ माइंड में नॉलेज ली गई, क्यों जान रहा। द स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस एंड नॉट लेटर, यानी अक्यूज का स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जिस वक्त अपराध किया जा रहा उस वक्त उसके मानसिक स्थिति क्या थी वही देखा जाएगा। बाद में मानसिक स्थिति बदल जाए उसे नहीं देखा जाएगा। एंड दैट नॉलेज मस्ट बी प्रूव्ड विद द क्लियर एविडेंस दैट द अनलॉफुल असेंबली हैड सच नॉलेज। इस बात की क्लियर एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स को नॉलेज थी कि ये अपराध किया जाने वाला है, इट इज़ लाइकली टू बी कमिटेड। इस नॉलेज को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं जब इंटेंशन है तो इंटेंशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एनी डायरेक्ट एविडेंस, दैट रिक्वायर्स सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंसेस से ड्रा किया जाता है इंटेंशन। यहाँ पर नॉलेज की एविडेंस देना है कि उसे नॉलेज से ज्ञान था कि अपराध होगा। इसके लिए क्लियर एविडेंस देनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। एक केस लिया इन्होंने, केसी मैथ्यू, AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट 241। केसी मैथ्यू का केस है कि सब लोग पीपल गैदर्ड एट डेड ऑफ नाइट, आधी रात में किसी समय बहुत लोग इकट्ठा हो गए, आर्म विद क्रैकर्स, पटाखे लेके, बम लेकर के, चॉपर्स यानी हथियार जो काटने के, तलवार है, चाकू है, ये तमाम चीज़ें लेकर के, एंड स्टिक्स और ये हॉकी, ये हथियार लेके कुछ लोग आधी रात में इकट्ठा हो गए टू रेस्क्यू ए पर्सन हु वाज गार्डेड बाय दी पुलिस। जो पुलिस की सुरक्षा में था, जो व्यक्ति पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी, उसकी गार्ड में था, उसको छुड़ाने के लिए ये लोग आधी रात में इकट्ठा हो गए। इट वॉज हेल्ड दैट दे मस्ट हैव नोन दैट मर्डर विल बी कमिटेड एंड ए कन्विक्शन फॉर मर्डर कम राइटिंग वॉज जस्टिफाइड।
यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ नॉलेज मानी जाएगी। इट वॉज हेल्ड दैट दे मस्ट हैव नोन, उन्हें जानकारी होगी इसमें, दैट द मेंबर विल बी मर्डर विल बी कमिटेड, कि यहाँ पर हत्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा अगर उन्हें हत्या और दंगा करने के लिए, मर्डर कम राइटिंग के लिए दोष सिद्ध किया गया तो माननीय द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज जस्टिफाइड। जो सब सर्कमस्टेंसेस जो बता रही हैं, आधी रात में आप तलवार, चाकू, बल्लम, लाठी, डंडे, बम से लैस होकर अगर आप इकट्ठा होते हैं किसी अपराधी, किसी व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाने के लिए, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? ये माना जाएगा कि आपको नॉलेज थी कि ऐसी स्थिति में अगर ये भीड़ इकट्ठा होगी तो हत्या होने की पूरी संभावना है। तो इस सेकंड पार्ट में ये हो गया कि हाँ, इन परिस्थितियों में माना गया कि इनकी नॉलेज मान ली जाएगी कि इनको ज्ञान था कि हत्या हो सकती है। फिर एक सवाल उठता है, पूछा जाता है कि क्या 5 से कम व्यक्ति को दोष सिद्ध किया सकता है? कन्विक्शन ऑफ लेस देन 5 पर्सन्स, क्योंकि 141 में जो डिफाइन किया गया है अनलॉफुल असेंबली, देयर मस्ट बी 5 पर्सन, 5 व्यक्ति के होना जरूरी है विधि विरुद्ध जमाव के गठन करने के लिए। अब सवाल उठता है कि क्या 5 से कम व्यक्ति को दोष सिद्ध एक कन्विक्शन उनका हो सकता है 5? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक कहा है, दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, 1953, सुप्रीम कोर्ट 364। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि किन परिस्थितियों में less than 5% can be convicted under section 149. The Supreme Court in this connection has made the position very clear that before section 149 can be applied, the court must be satisfied that there were at least 5 persons sharing the common object. First point क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट को सेटिस्फाई किस बिंदु पर होना है? पहली बात कोर्ट कह रही है, द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर वेयर एट लीस्ट 5 पर्सन शेयरिंग द कॉमन ऑब्जेक्ट। ये साबित करना पड़ेगा कि 5 व्यक्ति थे जिनका सामान्य उद्देश्य ये था, जो 141 में दिया गया है। ये तो साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी से बेसिस ऑफ दिस ऑफेंस, 5 व्यक्ति का मौजूद होना, कन्विक्शन होना या ना होना, दैट इज अदर थिंग। ये प्रूफ करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि 5 व्यक्ति थे। दिस डज नॉट मीन दैट 5 पर्सन मस्ट ऑलवेज बी कन्विक्टेड बिफोर 149 कैन बी अप्लाइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि 149 में 5 व्यक्ति को कन्विक्ट भी किया जाएगा। सिर्फ ये साबित करना मस्ट है कि देयर वेयर 5 पर्सन्स शेयरिंग द कॉमन ऑब्जेक्ट, द कॉमन ऑब्जेक्ट दोज पर्सन वेयर द सेम। ये पॉइंट प्रूव करना है। कन्विक्शन के लिए कहा इफ द जज कंक्लूड दैट 5 पर्सन वेयर प्रेजेंट एंड शेयर द ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट, एंड आइडेंटिटी ऑफ सम ऑफ देम कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, द कन्विक्शन ऑफ रेस्ट वुड बी गुड। 5 तो थे, ये साबित हो गया। कुछ की पहचान इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। 10 आदमी थे, 10 में से 6 की आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो पाई। थे तो 10, मोर देन 5 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, कुछ भी थे,
ऐसे थे कि कुछ की आइडेंटिटी कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। तो जिसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो गई, देन दोज पर्सन्स कैन बी कन्विक्टेड। अभी ऐसा भी हो सकता है, ये प्रूव हो जाए कि 5 से अधिक व्यक्ति थे, और जब लोग पहुंचते हैं छुड़ाने के लिए या पुलिस पहुंचती है मौके पर, उसमें से कुछ भाग जाते हैं, अंधेरे में गायब हो गए, पहचान नहीं पाए, फिर पुलिस उन्हें ट्रेस आउट नहीं कर पाई। लेकिन ये इस्टेब्लिश है कि हाँ, वो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति थे, तो जिनकी जिनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो गई, उनकी दोष सिद्धि हो सकती है, भले वो 5 से कम हो। ये लॉ है, कभी ये पूछा जाता है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना चाहिए, द कोर्ट मस्ट होल्ड दैट द क्रिमिनल्स वेयर एक्चुअली 5 इन नंबर। बेसिकली दे वेयर 5 इन नंबर्स, ये साबित करना पड़ेगा। तो ये 5 और मोर पर्सन के बारे में जान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 it is essential to prove that there were at least 5 persons sharing the common object. The presence of 5 or more persons must be proved, although it may happen that some of them are unidentifiable. In such cases, even less than 5 persons may be convicted. But if it is doubtful that whether there were 5 persons or not, ये अगर ये आ जाए कि नहीं 5 तो थे ही नहीं, ये साबित नहीं हो पाया प्रोसिक्यूशन कि 5 थे, then section 149 cannot be applied, and under section 149 they cannot be convicted. It is a vicarious liability. In any member, act of any member involve the other person also. तो वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। तो अगर आप ये साबित प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाता कि देयर वेर 5 मेंबर्स, देन 149 कैन नॉट बी अप्लाइड। कुछ इसके डिफरेंस देख लीजिए। चार्ज अंडर सेक्शन 149 एंड कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 34। सेक्शन 34 पिछले वीडियो आप देख लेंगे, उसमें है कि चार्ज तो फ्रेम हुआ है 149 में, और कन्विक्शन क्या उसका सेक्शन 34 लगा के हो सकता है ज्वाइंट लायबिलिटी 34 की, क्योंकि वो सब्सटेंशियल ऑफेंस नहीं है। 149 सब्सटेंशियल ऑफेंस है। सेक्शन 34 जनरली डज नॉट अप्लाई वेयर देयर इज ए चार्ज अंडर सेक्शन 149, but no charge under section 34 in alternate। अगर अल्टरनेट वैकल्पिक चार्ज नहीं लगाया गया है, चार्ज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे CRPC में वैकल्पिक चार्ज भी लगाया जाता है। वैकल्पिक चार्ज अगर नहीं लगाया गया है, 149 के विकल्प में 34 नहीं लगाया गया है, तो सेक्शन 34 लागू नहीं होगा। ये भी दिलीप सिंह के केस में कहा गया है। लेकिन आगे ये कहा गया है कि इफ द एक्यूज्ड कमिट्स ऑफेंस नॉट ओनली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट बट आल्सो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन।
अगर ये साबित हो जाए कि अक्यूज ने कॉमन ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए भी अपराध कारित किया है या कॉमन इंटेंशन को ही पूरा करने के लिए फर्दर उसने अपराध कारित किया है, देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 34 फॉर सेक्शन 149 वुड बी अ फॉर्मल मैटर। Even if prosecution has not charged the accused under section 34, such substitution will only be held good if the same does not result in prejudice to the accused। यानी ये साबित हो जाए कि उसका जो कृत्य है वो 149 में भी आता है और उसका कृत्य जो है 34 में भी आता है, तो चार्ज अगर नहीं लगाया गया है, औपचारिक रूप से फॉर्मली कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है, तो भी उसका कन्विक्शन अगर सेक्शन 34 में किया जाता है दैट इज़ गुड कन्विक्शन। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि 34 का तो चार्ज नहीं लगा है और 149 का चार्ज है और 34 में उसे दंड दिया जा रहा है, तो यहाँ न्यायालय ये देखेगा कि देयर शुड नॉट बी प्रेजुडिस कॉज टू द एक्यूज्ड। एक्यूज को न्याय की विफलता कारित नहीं होनी चाहिए, एक्यूज के को न्यायिक रूप से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी ये जान ली, ये मेन देखना पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज नहीं लगा है, और अगर न्यायालय चार्ज लगाता है एट दैट स्टेज, तो ट्रायल क्या होगा, डी नोवो शुरू हो जाएगा। ट्रायल यानी सारी गवाहियाँ, सारी साक्ष्य फिर से स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ये नया चार्ज लगेगा। ये प्रॉब्लम आता है। बिना चार्ज लगाए अगर आप कन्विक्शन करते हैं, तो ये जो बताया जा रहा है कि अगर वो कवर हो जाता है कि हाँ इसका कृत्य जो है 149 में भी आता है और 34 में भी आता है, तब तो चार्ज का फॉर्मल चार्ज का न लगाना ये ट्रायल पर, परीक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन न्यायालय को ये देखना होगा इससे कि अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस शुड नॉट बी कास्ट टू द अक्यूज्ड। कुछ डिस्टिंक्शन अंतर भी जान ले 34 से 149 का। सेक्शन 34 सेक्शन 149 में डिफरेंस ब्रीफ में याद रखिए। सेक्शन 34 में क्या है, देयर मस्ट बी 2 पर्सन और मोर, देयर मस्ट बी यानी एक से अधिक व्यक्ति ज़रूरी है, 2 है या 2 से अधिक हो। यहाँ पर 149 के लिए 5, देयर मस्ट बी 5 पर्सन। दूसरा पॉइंट पहले बताया गया है कि सेक्शन 34 इट इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस, इट इज़ ए रूल ऑफ एविडेंस। और वेयर एज द सेक्शन 149 ये क्या है, इट क्रिएट्स सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये क्या है, इट डिक्लेयर्स द वाइकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी। फिर देखिए, कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मे बी ऑफ एनी टाइप। कॉमन इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट वही होगा जो 141 में दिया है। सेक्शन 34 में अब ये खास बात आती है, इट रिक्वायर्स द ऑल द एक्यूज्ड मस्ट मीट बिफोर एक्चुअल अटैक पार्टिसिपेटेड बाय ऑल टेक्स प्लेस। सेक्शन 34 में आपको पढ़ाया गया था कि बिफोर ऑफेंस इज कमिटेड मीटिंग ऑफ माइंड, अभियुक्तों का मिलना आवश्यक है। दे मस्ट मीट टुगेदर and they must all participate in the offense। ये 34 कहता है, लेकिन 149 कहता है मीटिंग ऑफ माइंड इज नॉट नेसेसरी, mere membership of a unlawful assembly at the time of commitment of crime is sufficient। विधिवत जमाव का अपराध कारित किए जाने के समय सदस्य होना ही सफिशिएंट है।
और सेक्शन 34 में जानते क्या है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, उनका जो भी कॉमन उद्देश्य हो उस उद्देश्य की पूर्ति में अपराध को कारित किया गया सभी के द्वारा। और यहाँ पर कहा गया है 149 में कि मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली आर नॉट ओनली लायबल फॉर एन एक्ट डन इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट but also for any other act likely to be done in prosecution of any unlawful object. तो सेक्शन 34 और सेक्शन 49, सेक्शन 34 में जो लीडिंग केसेस हमने दिया था वो 149 में भी लागू होता है। उसको आप जब दोनों को साथ पढ़ाएंगे तो वो केसेस जहाँ भी लागू होते हैं, बहुत से केसेस जहाँ डिफरेंशिएट किया गया है, जैसे वो डाक खाने वाला केस था। डाक खाने वाले केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि सेक्शन 34 कहाँ लागू होगा। वीरेंद्र कुमार घोष किंग एम्बरर, ये लीडिंग केस है, यहाँ भी लागू होगा वो केस, आपको लिखना होगा। महबूब शाह किंग एम्बरर, ये दो लीडिंग केस हैं। ये दोनों में डिटेल बताया गया है, 34 और 49 दोनों को डिफरेंशिएट किया गया, दोनों बारे में आपको डिटेल मिलेगा। तो 34 और 149 जब पढ़िए तो दोनों को साथ पढ़िए। किसी का कोई पार्ट पूछा जा सकता है तो ऐसा होगा कि आपको ये जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी की क्लियर आपको स्पष्ट हो जाएगी। व्हाट इज़ वाइकेरियस लायबिलिटी वो भी स्पष्ट हो जाएगी। और वाइकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड अलग बहुत से ऑफेंसेस हैं जो आईपीसी में दिए गए हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी पूछा जाए, वेयर इज़ वाइकेरियस लायबिलिटी, कहाँ दी गई है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा आपको कहीं की कि वाइकेरियस लायबिलिटी आईपीसी में कहाँ दी। क्योंकि अभी तक तो आपने लॉ ऑफ टार्ट में पढ़ी है वाइकेरियस लायबिलिटी, लेकिन आईपीसी में भी वाइकेरियस लायबिलिटी दी गई। जैसे 149 जो है इसे प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, जैसे आईपीसी का सेक्शन 268 है, पब्लिक न्यूसेंस, ये सब कहा गया कि सब आती है वाइकेरियस लायबिलिटी में। तो ये प्री के लिए क्वेश्चन है, वाइकेरियस लायबिलिटी के सेक्शन कौन कौन से हैं उसके लिए अलग से देखिएगा। तो ये वीडियो, इसका पिछला वीडियो दोनों मिला करके आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो फुल क्वेश्चन तैयार होगा। और इतना लंबा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, जब भी पूछा जाएगा इसका कोई एक पार्ट ही पूछा जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंशिएट बता दीजिए आप। अगर सेक्शन 34 पूछ रहा है तो 149 का डिफरेंस पूछ लेगा, 149 को मेन क्वेश्चन बनाएगा तो 34 से डिफरेंस पूछ लेगा। देन दैट इज़ ऑल अबाउट जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे द अबेटमेंट। थैंक यू वेरी मच।